Jeptuli आयो, आई एम शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 972, दिन शुक्रवार, तारीख 2 अगस्त 2024। और आज का जो विषय है विशेष, वो है बजट, और वो भी इनकम टैक्स पे। और सबसे पहले हम आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरे साहब से, जो हमारे जूम के विशेष हैं और जो गीता के सहज भाव ले रहे हैं, यानी कि अब तक 80 प्रकरण ले चुके हैं गीता के। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरे साहब से कि इस बजट के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की डिपार्टमेंट चाहिए। आदरणीय बुधरे साहब। स्वाध्याय और चिंतन के इस लगातार जो चिंतन क्रम चल रहा है उसमें न केवल आध्यात्मिक मामलों में बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जो विशेष सत्रों का आदरणीय ए के शर्मा जी आयोजन करते हैं, उसके लिए मैं वो साधुवाद के पात्र हैं। और जो आज के विशेष अतिथि महोदय बजट पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित हुए हैं, उनके पीछे भी जो अन्य सत्र हुए थे वो बड़े ही विषय को बहुत अच्छी तरीके से गहराई से हम सब लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत करता हूं। और वो भी विशेष रूप से साधुवाद के पात्र हैं कि ये जो जटिल सब्जेक्ट है उस पर प्रकाश डालने के लिए उन्होंने आज का इस स्वाध्याय और चिंतन के प्रकरण में हम सबको समय दिया है। देखिए, बजट एक बड़ा ही दुरूह विषय है जिसमें अ, एक एक खास इशू पर कई तरीके की रणनीतियां हो सकती हैं। तो वित्त मंत्री के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो लिमिटेड हमारे आमदनी के साधन हैं और जो खर्च का हमारा अब तक की चली आ रही परंपरा है, उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए तमाम मदों में किस तरीके से बजट का एलोकेशन किया जाए। तो उसकी बहुत सारी रणनीतियां हो सकती हैं। एक विशेष वित्त मंत्री उस पूरी रणनीति को दूसरी तरीके से करेगा और दूसरा वित्त मंत्री दूसरी तरीके से करेगा। तो उसके बीच में जो संतुलन स्थापित करना होता है वो एक तरीके से वित्त मंत्री के हाथ बंधे होते हैं। अब उस पूरे संतुलन में अपेक्षाएं होती हैं, राजनीतिक दबाव होते हैं। तो इस बार के बजट को विपक्ष ने बड़ी आलोचना की। किसी ने कहा कि ये केवल बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है, किसी ने बोला कि इसमें कुछ नहीं है, केवल झुनझुना पकड़ा दिया गया है। तो इसके बावजूद भी अगर बजट के को बहुत गहराई से देखा जाए तो उस पे तमाम सारे इशूज पर पूरे देश के जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो राय है, उसका जो उनकी जो मंत्रणा है, उनके द्वारा जो भी ओपिनियंस ली गई हैं, उनके तत्व छिपे होते हैं। तो जो गहराई से उस चीज को जानने वाले विशेषज्ञ हैं, वो जो फाइनेंस एक्ट में तरह तरह से उसका उसकी फिलॉसफी है, उसमें क्यों खास सब्जेक्ट को चुना गया, रेट्स को क्यों कम किया गया, क्यों ज्यादा किया गया, क्यों रेशनलाइजेशन किया गया, कैपिटल गेन्स में कोई स्ट्रेटजी क्यों आई, तो उस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यायित करते हैं, जिससे पूरे बजट परिपत्र के माध्यम से वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में जो भी हमारे सम्मुख चुनौतियां हैं उनका सामना किया जाए और जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। तो मैं फिर से हमारे जो वक्ता हैं उनका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके हम लोगों को लाभान्वित करने के लिए हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और सारे जो पार्टिसिपेट करने वाले इस स्वाध्याय चिंतन के हमारे साथीगण हैं वो इसका लाभ ले सकेंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधरे साहब कि आपने थैंक यू। समय दिया। और जैसा कि हमारा जूम हमेशा समय से ही शुरू होता है, बिल्कुल ठीक 6 बजे शुरू हो गया था। हमारे बीच में एनके नैब साहब, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, वो भी आ चुके हैं। बाद में हमारे कंक्लूड करेंगे। अब मैं आदरणीय गणेश प्रोही साहब से निवेदन करता हूँ, जो एडवोकेट जबलपुर पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर से है। आप बजट के विषय में इंट्रोड्यूस करें, आदरणीय गणेश प्रोही साहब। धन्यवाद शर्मा जी। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी भदौरिया साहब ने जैसा कि बताया कि बहुत से कंस्ट्रेंट्स रहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर पे। तो इस बार आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी, उस स्पीच में उन्होंने इनकम टैक्स के बारे में बहुत थोड़ा सा बोला। उन्होंने केवल ये कहा कि भाई हमने रेट्स कम कर दिए हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हमने कैपिटल गेन्स के अंदर आपको सॉरी रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट में हमने जो टाइम लिमिट है वो घटा करके 10 साल से 5 साल कर दी है। इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं कहा। लेकिन जब फाइनेंस बिल सामने आया तो ये देखने में आया कि इनकम टैक्स एक्ट में 99 अमेंडमेंट्स हुए। इसमें उन्होंने सबको टच किया है। टीडीएस को टच किया है, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स को टच किया है। रीओपनिंग के तो पूरे नए प्रावधान आ गए हैं। सेक्शन 147, 148A, 149 नए नए सेक्शंस आ गए हैं। इसी तरह कैपिटल गेन्स में भी ओवरऑल कर दिया है बिल्कुल पूरा। इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है। और
सभी के लिए 12.5% का रेट कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शेयर्स के ऊपर देखेंगे आपकी रेट जो है वो पहले लॉन्ग टर्म का रेट जो 10% था शेयर के सेल के ऊपर, वो बढ़ा करके उन्होंने 15% कर दिया। और आप देखेंगे कि शेयर बाईबैक में भी चेंज कर दिया है कि जो पहले शेयर पे टैक्स कंपनी देती थी, अब हमको देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे परिवर्तन हैं। और लोगों की राय तो ये भी है इसमें कि मेरा अपना सोचना ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर का फोकस इस बार इस बात पे रहा है कि लिटिगेशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। तो जो भी लिटिगेशन के पॉइंट्स थे उनको इन्होंने इस बजट में करेक्ट करने की कोशिश की है। स्पेशली जैसे रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट में भी बहुत जबरदस्त लिटिगेशन 148A पे और इस पे चल रहे हैं। और अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है उसमें उन्होंने ये कह दिया कि अगर 151A को फॉलो नहीं किया गया है तो देन होल प्रोसीडिंग इज इलीगल। तो उस हिसाब से उन्होंने देखा कि जितने भी नोटिस इशू हुए हैं पुराने, वो 90% नोटिस सब जो है फेसलेस इशू ना करके फिजिकल इशू किए गए, तो दे आर ऑल गोइंग टू बी क्वेश्ड। इसलिए उन्होंने कहा भी इस झगड़े में कौन पड़े, तो उसको रिड्यूस करके 5 साल कर दिया। तो 5 साल से पुराने जो केसेस हैं वो समाप्त हो जाएंगे हमेशा की। एक और पेक्यूलियर फीचर इस बजट में जो देखने को मिला वो ये कि बहुत से प्रावधान 23 जुलाई से ही इफेक्टिव कर दिए गए हैं। नहीं तो नॉर्मली हमारे इनकम टैक्स के जो प्रावधान होते थे वो 1 अप्रैल से लागू किए जाते थे। ये तो उन्होंने कस्टम्स एंड एक्साइज की तरह इस बार हमारे इनकम टैक्स को भी ले लिया उसी लाइन पे। और स्पेशली जो शेयर्स के अंदर जो प्रॉफिट है या कैपिटल गेन्स का जो प्रॉफिट है उसको 22 जुलाई तक जिनके प्रोसेस हो गए थे वो पुराने एक्ट से गवर्न होंगे। 23 जुलाई के बाद के जो है वो नए एक्ट से गवर्न होंगे। इसी तरह कुछ प्रावधान उन्होंने 1 सितंबर से लागू किए हैं, कुछ 1 अक्टूबर से लागू किए हैं। तो इस तरह से बहुत ही मल्टीपल इसमें चेंजेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि हम अगले 6 माह में इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज एन इंडिकेशन कि दे आर गोइंग टू कंप्लीटली रिवैम्प द इनकम टैक्स एक्ट विद इन 6 मंथ्स। तो ये जो अभी आया है ये तो खाली अभी हमारे को एक नमूना पेश किया है उन्होंने। अभी तो पूरी कहानी तो बाकी है ऐसा लगता है। और जो चेंजेस हैं बहुत फार रीचिंग चेंजेस हैं। और इसमें दोनों तरह के व्यूज आ रहे हैं। व्यूज के आधार पर आप कैलकुलेशन करके देखें तो स्थिति ये आ रही है कि स्पेशली कैपिटल गेन्स में कुछ सिचुएशन में फायदा है, कुछ सिचुएशंस में नुकसान है। तो इसलिए ये जो प्रावधान हमारे को बनाए गए हैं इनको बहुत डीप स्टडी करने की जरूरत है। और हो सकता है कि फाइनेंस एक्ट पास होने के पहले इनमें कुछ परिवर्तन हो जाएं। इसलिए अपन अभी तो हम लोग इसको इन जनरल डिस्कस करें। और जब फाइनेंस एक्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम समझते हैं कि बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करने की जरूरत उस समय होगी। अभी इस समय हमको ज्यादा समय उस पर खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो जनरल प्रोविजंस हैं वो शर्मा जी अभी उन पे प्रकाश डालेंगे जो हम लोगों को इफेक्ट करते हैं। वैसे तो कंपनीज के भी चेंज किए हैं, हमने पार्टनरशिप फर्म में ये चेंज कर दिया है कि सैलरी टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट देंगे, उस पर टीडीएस ला दिया है। टीडीएस के बहुत सारे नए प्रावधान आ गए। वास्तव में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हरकुलाइन टास्क हैज बीन गिवन टू शर्मा जी। एक मीटिंग में पूरे बजट को कवर करना मेरे हिसाब से तो असंभव है। लेकिन ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा जो कंपनीज वगैरह के जो प्रोविजन हैं उनको अगर हम साइड में डाल दें तो हो सकता है कि जो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को जो एप्लीकेबल प्रोविजन है उसको आप आज के सेशन में शायद कवर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। और मैं आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शर्मा जी को कि उन्होंने मुझे आमंत्रित करके एक बार फिर आप सब दोस्तों से मिलने का मौका दिया। मैं प्रयास तो करता रहता हूँ, कभी कभी मौका मिलता है तो ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन जब जब शर्मा जी का फोन आ जाता है तो फिर मैं बाध्य हो जाता हूँ, फिर तो मुझे आना ही पड़ता है। तो इसलिए पूरा मैं शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ और शर्मा जी को भी साधुवाद देता हूँ कि हरकुलाइन टास्क उन्होंने पूरा का दायित्व अपने आप पे लिया। और फिर जो कुछ बाद में होगा तो अपन लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे बुलाने के लिए, ये मौका देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गणेश भाई साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके ऋणी हैं। अब हम आदरणीय श्री अशोक कुमार शर्मा साहब जी जो एडवोकेट्स हैं और अपना उनसे निवेदन करते हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिल्ली ईस्ट दिल्ली एडवोकेट फोरम, एक्स प्रेसिडेंट है सेंट्रल बार एसोसिएशन के। अब ज्यादा समय लेते हो आदरणीय अशोक कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन अपने जारी करें। आदरणीय अशोक सर। Thank you very much, Arvind ji. Respected Ganesh Purohit ji, Senior Advocate, Jabalpur, past President, All India Federation of Tax Practitioners. Respected SS Bhaduria ji,
and of course the host of the today's meeting, Arvind Sharma ji, a senior advocate from the Ghaziabad. Learned friend C.A. Vinay Singhal ji, President Ghaziabad Tax Bar Association. कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आपने आमंत्रित किया हुआ है नरेश कुमार नेप जी को, उनको भी मेरा सादर प्रणाम है, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आई वेलकम यू ऑल एंड आई एक्सप्रेस माय हार्टफेस्ट थैंक्स टू अरविंद जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय लिटिल नॉलेज व्हाट वी हैव ऑन द सब्जेक्ट. आई विल ट्राई टू, जैसे गणेश कोच जी ने बताया कि इतना आसान नहीं है सारा कवर करना, और फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक इसको कवर कर सकते हैं वहाँ से हम इसको कवर करें. और मैं चाहूँगा गणेश पुरोहित जी से जहाँ जहाँ मेरे को आवश्यकता होगी सर मेरे को गाइड करने की, आप भी मेरे को गाइड हाथ याद करते रहे साथ में. यू आर ए वेरी सीनियर एडवोकेट. नाउ विद दिस वर्ड आई लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, डिस्कशन ऑन अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स इन रिलेशन टू. मैं एक चीज कह रहा हूँ, आपकी दो लाइन तो नहीं चल रही, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है. आपके दो फोन तो नहीं चल रहे, दो चल रहे हो, कभी कनेक्शन दो चल रहे हो तो जिसमें डिस्टर्बेंस रहेगा. मतलब दो जगह से लाइन चल रही हो. हाँ, एक बंद करा दीजिए, है ना, एक चल रहा है. अगर दो चल रही हो हाँ, वो आवाज में ना बैक में दिक्कत आती है. अब ठीक है? हाँ अब ठीक है सर, थैंक यू. So let us start with the personal income tax and we will start with the new regime only, क्योंकि ओल्ड regime में कोई ज़्यादा उसमें कोई अमेंडमेंट है नहीं. न्यू regime में थोड़ा सा अमेंडमेंट है, और वो अमेंडमेंट भी टैक्स रेट में नहीं किया गया है, सिर्फ टैक्स के स्लैब्स में किया गया है. जो टैक्स के स्लैब्स थे उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया है. जो 2024-25 में हमारा 3 लाख से 6 लाख था, उसको 3 लाख से उन्होंने सीधा 7 लाख कर दिया. रेट ऑफ टैक्स हमारा वही रहेगा 5% का. दूसरा स्लैब जो था 3 लाख 7 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का, वो पहले 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक का था. दैट आल्सो हैव बीन चेंज्ड. नेक्स्ट स्लैब वाज 9,000 to 12,000. इट इज amended as 10,000 to 12,000. Tax rate is the same, 15%. Then slab was the 20 lakhs to 50 lakhs, which is 20%. There is no change in this personal income tax rate. 3 एग्जाम्पशन न्यू रिजीम में आपको मिलने वाली हैं. बाकी एग्जाम्पशन जैसा आपको सारे पता है कि सारे एग्जाम्पशन उन्होंने न्यू रिजीम से हटा दी हैं. सिर्फ 3 एग्जाम्पशंस हैं जो हमारे को न्यू रिजीम में मिलेंगे. पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी क्लास के लिए. दूसरा फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन है वो मिलेगी. और तीसरी डिडक्शन है अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन दी अग्निवीर कॉर्पस फंड. सेक्शन 80 CCH2 है, उसके अंदर जो डिडक्शन है वो आपको मिलने वाली है न्यू रिजीम. इसके अलावा जितनी भी एग्जाम्पशन है न्यू रिजीम में, वो एग्जाम्पशन नहीं है, सिर्फ 3 एग्जाम्पशन इन्होंने पर्सनल टैक्स में न्यू रिजीम में दिया. ये आपका पर्सनल इनकम टैक्स हमारा है. उसके बाद हम सीधा चलेंगे ट्रस्ट के ऊपर. ट्रस्ट के अंदर सर अमेंडमेंट ये आई कि ट्रस्ट के अंदर 2 रिजीम चला करते थे, एक 12A का, एक 1023 का. अब इन्होंने कह दिया कि अब एक ही रिजीम रहेगा. धीरे धीरे इसको एक ही रिजीम में लेके आ जाएंगे. जो अमेंडमेंट्स करनी है इन्होंने 1023C के अंदर क्लोजेस में करना है वो इसको कर लेंगे, और अब आगे से एक ही रिजीम रहेगा. अब 2 रिजीम खत्म हो जाएंगे. जैसा गणेश पुरोहित जी ने बताया है कि लिटिगेशन को कम करने के लिए, स्मूथलाइन करने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं कि जो 2 रिजीम थे सेक्शन 11 का और सेक्शन 123C का, दोनों को मर्ज करके एक ही सेक्शन रहेगा अब, और सबको सेक्शन 12A के अंदर ही जाना पड़ेगा. इसके अंदर कुछ इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि जो एप्लीकेशंस हैं जो पहले फाइल हो चुकी हैं 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो फाइल करेंगे वो सब न्यू रिजीम में फाइल करेंगे. 1 अक्टूबर 2024 के बाद ट्रस्ट की जो भी एप्लीकेशन होगी रजिस्ट्रेशन की, वो सारी की सारी न्यू रिजीम में फाइल होगी. जो ऑलरेडी चल रही हैं, जिनके रिजीम चल रहे हैं, दोनों रिजीम चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाएंगे. उसके बाद जब वो अप्लाई करेंगे तो वो न्यू रिजीम में करेंगे. ये इन्होंने कहा है. एक इसके अंदर बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है सर. रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लेट हो जाया करती थी सोसाइटीज की और ट्रस्ट की, क्योंकि सोसाइटी और ट्रस्ट को आज भी माना जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. अभी ट्रस्ट को और सोसाइटी जो लोग चलाते हैं पुराने तरीके से चलाते हुए आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो जाती थी. अब पावर दे दी गई है PCI को और कमिश्नर को दैट दे कैन कंडोन द डिले. It is proposed that the principal commissioner may enable to condone the delay in filing application
and treat such application as filed within the time. The delay may be condoned if he considers that there is a reasonable cause for this. ये एक बहुत अच्छा इन्होंने प्रोविजन कर दिया है, बच्चों में बड़ी दिक्कत आती थी, आपको पता है एक्रेडिटेड इनकम का भी एक प्रोविजन आया है, उसको भी डिस्कस करेंगे अब। तो कंडोन करने की जो पावर है वो पीसीआईटी को और सीआईटी को दे दी गई है। एक बहुत अच्छा निर्णय और आया है इसके अंदर, जो एप्लीकेशन हम डालते थे सेक्शन 12A के लिए 1023C के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने की जो टाइम लिमिट थी वो 6 मंथ हुआ करती थी फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जिस डेट में हम अप्लाई किया करते थे, सपोज हमने 16 अक्टूबर को की है तो 16 अक्टूबर का महीना खत्म होता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर से 6 महीने का टाइम हुआ करता था उसको डिस्पोज ऑफ करने का, वो उन्होंने चेंज कर दिया है। अब चेंज कर दिया है क्वार्टर के लिए। अब क्वार्टर के हिसाब से डिस्पोजल ऑफ होंगी। सपोज आपने जुलाई में की हैं तो सितंबर में जो क्वार्टर खत्म होगा उसके 6 महीने के बाद वहां तक इनको डिस्पोज ऑफ करनी है। थोड़ा टाइम इसका बढ़ा दिया गया है क्योंकि हर डेट के साथ महीने के हिसाब से आती थी तो उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने इसको चेंज करके फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ कर दिया है। जिस तारीख में एप्लीकेशन लगाएंगे उसका जो क्वार्टर एंड होगा उसके बाद 6 मंथ्स इन्होंने इसके लिए कर दिया है। मर्जर ट्रस्ट के अंदर जो हुआ करते थे, 2 ट्रस्ट आपस में मिल सकते थे, उसके अंदर जो 3 कंडीशन लगाई हैं उसमें कहा है कि दी अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है सेम और सिमिलर ऑब्जेक्ट, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए मर्जर के लिए। दूसरा, दोनों के पास सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन या 1023C का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जब उनका मर्जर हो सकता है। तीसरा, इन्होंने कहा था सेट मर्जर फुलफिल सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कुछ कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड अभी जैसे गणेश प्रोज जी ने बताया था कि इसके अंदर कुछ प्रोविजन अभी आने हैं, वो जैसे प्रिस्क्राइब होंगे उसके हिसाब से वो बता देंगे तो हमारा मर्जर आसान हो जाएगा। और जो हमारे को एक्रेडिटेड इनकम का जो सेक्शन उसका था वो हमारे ऊपर नहीं लेगा। ये ट्रस्ट को थोड़ा सा इन्होंने आसानी कर दी इसके अंदर। और ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। सैलरी से जो रिलेटेड अमेंडमेंट है उसके अंदर जो न्यू रिजीम के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इन्होंने बढ़ा दी है, 50,000 रुपये से 75,000 रुपये कर दिया सिर्फ न्यू रिजीम वालों के लिए। ओल्ड रिजीम में सेम ही डिडक्शन है 50,000 रुपये की। टू एनकरेज द न्यू रिजीम दे हैव इंक्रीज द स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम 50,000 टू 75,000। एक इन्होंने फैमिली पेंशन के अंदर भी न्यू रिजीम वालों के लिए कहा है, जो 15,000 होती थी फैमिली पेंशन उसको इन्होंने अब 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया। ये सैलरी से लिमिट अमेंडमेंट आए हैं सैलरी क्लास वालों के लिए। बिजनेस के अंदर एक अमेंडमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका काफी लोग मिसयूज भी कर रहे थे। नाउ दे हैव क्लैरिफाइड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही दिखानी पड़ेगी। अब आप उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं दिखा सकते। ये एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड द सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट so as to clarify that any income from letting out of a residential house or a part of the house by the owner shall not be chargeable under the head profit and gains of business and professions and shall be chargeable under the head income from house property। तो कुछ लोग इसके अंदर जो हमारी बिजनेस एंटिटीज थी या कुछ ऐसे लोग थे जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा दिया करते थे, तो उसने कह दिया है कि जो आपको स्पेसिफिक हेड, जो 5 हेड हमारे इनकम के होते हैं, आपके पास स्पेसिफिक हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वहीं दिखानी पड़ेगी। आप बिजनेस इनकम के अंदर आप इसको नहीं दिखा सकते। अब बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन के अंदर आज भी एक अमेंडमेंट, थोड़ा सा अमेंडमेंट तो नहीं कह सकता मैं, इसके अंदर एक अपडेट आया है। जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि आप इसको एकदम से खत्म ना करें इंडेक्सेशन को, इसके बड़े लार्जर इफेक्ट होने वाले हैं, आप इसको धीरे धीरे खत्म करें। इन्होंने अभी इंडेक्सेशन एक बार में सारा का सारा खत्म कर दिया और टैक्स के रेट इन्होंने 20% से लेके 12.5% तक कर दिया। इसमें जो अमेंडमेंट है शेयर्स के लिए भी हैं, 3-4 इसमें सेक्शन अमेंड हुए हैं। 242 इनकम क्लोज जो थी उसके लिए किया गया है। सेक्शन 11(1)(a), 11(2) शेयर्स के लिए था वो भी। और ये अमेंडमेंट जैसा सबने बताया, अग्निहोत्री साहब ने, गणेश पुरोहित साहब ने, ये अमेंडमेंट 23 जुलाई से ही लागू हो गए। 23 जुलाई के बाद जितनी भी सेलिंग होनी है, जितना भी प्रॉफिट कैपिटल गेन आना है, अदर असेट्स के अंदर आना है, तो उन्होंने सबके लिए कह दिया जी आपको 12.5% टैक्स देना है और आपको कोई भी डिडक्शन इसके अंदर नहीं मिलेगी, इंडेक्सेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो जो पहले डिडक्शन मिला करते थे अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की और उसकी जो अपना इम्प्रूवमेंट की, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की,
वो तो चलती रहेगी, पर इसके इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है। सभी लोग इससे कुछ परेशान भी है। सर्कुलेट के हिसाब से कैसे होगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, आधे पार्ट में होगी, आधे साल में किसी ने बेच दिया है, वो 23 जुलाई के बाद बेचेगा तो कैसे होगा। तो इसमें उन्होंने अमेंडमेंट लेके आए हैं। एक अमेंडमेंट होल्डिंग पीरियड्स को लेके आए हैं। ये होल्डिंग पीरियड का जो अमेंडमेंट्स है, आई वेलकम दैट चेंज। अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिए हैं, 12 और 24। पहले क्या था, 12 महीने का एक था, एक 24 का था, एक 36। 3 तरीके से होल्डिंग पीरियड थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। अब सिर्फ आपके पास 2 होल्डिंग पीरियड की डेट्स हैं, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। एसटीटी पेड जो शेयर्स का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसमें चेंज लेके आ गए हैं। 15% हुआ करता था, अब इसको 20% कर दिया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ऑन शेयर्स ओनली, जो शेयर्स पे है। बाकी हम सबको पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे जैसे इनकम के हिसाब से होता है, इनकम में ऐड हो जाता है, वो स्लैब उसके मिलते हैं। पर जो शेयर्स का है, क्योंकि आजकल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इसमें हो रही है शॉर्ट टर्म में, इससे काफ़ी लोग मुनाफा भी कमा रहे हैं, लोग इसमें कमाई भी कर रहे हैं, तो उन्होंने 15% से लेकर उसको सीधा 20% कर दिया है ओनली फॉर एसटीटी पेड शेयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लिस्टेड बॉन्ड्स के अंदर उसके अंदर 12.5 भी कर दिया है, वो भी। अदर कैपिटल एसेट्स गोल्ड है, जो भी है वो सब के सब 12.5% के अंदर इन्होंने कर दिए हैं। स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है। उन्होंने भी कह दिया म्यूचुअल फंड बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड। म्यूचुअल फंड कई तरह के, जैसे हम लोग जानते हैं, कई तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं, उसमें स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के लिए कह दिया सेक्शन 50AA में, म्यूचुअल फंड बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड व्हिच इन्वेस्ट मोर देन 65% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स इन डेट and money market instruments, or a fund which invests 65% or more of its proceeds in unit of fund referred in section A। ये उन्होंने स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स के लिए अंदर अमेंडमेंट कर दी है एप्लीकेशन के लिए कि आपको स्पेसिफिक म्यूचुअल स्पेसिफिक क्या होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस के अंदर सीमा बढ़ा दी गई है। जो गवर्नमेंट की हुआ करती थी सरकारी 14% की, वही उन्होंने कोशिश की है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनको भी कह दिया जाए। सेक्शन 80 CCD अमेंड कर दिया गया है, उसके अंदर 14% बेसिस कंट्रीब्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड 10% प्राइवेट के अंदर। नाउ इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड सेक्शन 80 CCD to provide that where such contribution has been made by any other employer not being central government or state government, the employee shall be allowed as a deduction in amount not exceeding 14% of the employee share. This is being increased only in case where the employee salary is chargeable to tax under section न्यू रिजीम के अंदर बोला गया है। ये भी न्यू रिजीम के लिए आपको बेनिफिट दिया गया है, ओल्ड रिजीम में इसका कोई बेनिफिट नहीं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर अमेंडमेंट आया है। पार्टनरशिप जो फर्म्स हैं उनके लिए सैलरी इंक्रीज कर दी गई है। अब ये सैलरी आपको मिलेगी ऑन फर्स्ट ₹6 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस एंड बैलेंस बुक प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 60%। पहले ये हुआ करती 3 लाख और 1.5 लाख। 3 लाख रुपए ऑन फर्स्ट ₹3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस ₹150 lakhs or at the 90% in case of the book profit which is more. Now it has been double, 3 लाख से लेके आपको 6 लाख रुपए इसके अंदर अलाउंस सैलरी होगी। ये पहले 2010-11 में अमेंडमेंट आया था, अब ये कितना 2010 से लेके अब कितना 2024 आ गया है। अभी अमेंडमेंट उन्होंने कर दिया है कि आपको मिनिमम 6 लाख रुपए तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपका बेशक लॉस भी आता है। तो प्रॉफिट होगा तो आपको 3 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट जो भी होगी वो आपको सैलरी अलाउड हो जाएगी। पार्टनरशिप के लिए अमेंडमेंट आया है। रीअसेसमेंट के अंदर जैसे हमने बताया, रीअसेसमेंट के अंदर काफी चेंज आए हैं। नोटिस देने के लिए समय सीमाएं निर्धारित कम कर दी गई हैं। 3 अमेंडमेंट इसके अंदर हैं। सेक्शन 148 so as to provide that before making the assessment, reassessment or recomputation under section 147 and subject to the provision of section 148A, the assessing officer shall issue notice to the assessee along with a copy of the order passed under section 148(3). इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है। उसके बाद इन्होंने बता दिया है कि कितने कितने लिमिट के ऊपर आपको कहाँ तक आपको नोटिस देना है, कितनी इनकम आपको एस्केलमेंट है तो आप कब तक नोटिस दे सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने कह दिया है इन नॉर्मल केस
no notice under section 148 shall be issued if 3 years have escaped from the end of the relevant assessment year. नॉर्मल केस में उसके बाद उन्होंने कह दिया 50 लाख रुपए तक अगर जो एस्केटमेंट अगर सरकार को नजर आता है, in case of 50 lakh notice under section 148 can be issued beyond the period of 3 years but not later than 5 years. जैसे सर ने बताया था कि 3 साल नॉर्मली उन्होंने बता दिया कि 3 साल के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद 50 लाख रुपए की सीमा रख दी है 3 साल से लेके 5 साल तक के लिए। और स्पेसिफिक केस है 50 lakhs or more, notice under section 148 can be issued beyond the period of 3 years and 3 months but not beyond the period of 5 years and 3 months from the end of the relevant assessment. जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जीएसटी, जैसे आप देख रहे हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स को दोनों को मिलाने की एक तरह की कोशिश की जा रही है। इनकम टैक्स में जीएसटी में जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से किताबें रखने की सीमा और केस को खोलने की सीमा वो इन्होंने निर्धारित कर दी गई है। नॉर्मल केस में 3 साल तक नहीं खुलेगा, 50 लाख में 3 साल है, उसके बाद 5 साल है, इस तरीके की सीमा निर्धारित कर दी गई है। इट इज ए वेलकम चेंज। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, आधार एनरोलमेंट आईडी पहले हम डाल के रिटर्न फाइल कर दिया करते थे, पर सरकार ने कहा है कि अब ज़्यादातर लोगों के पास आधार आ चुके हैं, तो अब आधार एनरोलमेंट आईडी से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जाया करेगी, आपको आधार नंबर ही उसको देना पड़ेगा। सर मैं बहुत जो रेलेवेंट चेंजेस है वो डिस्कस कर रहा हूँ। सर्च के केसेस में ये प्रॉब्लम थी। सर्च के केसेस में क्या होता था, सर्च हो जाती थी, उसके अंदर जो असर्शन हुआ करते थे वो इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे जैसे उनका टाइम बार आता था उसके हिसाब से उनको कर दिया करते थे। तो पता लगता था कि 5 साल का खुला हुआ, 6 साल खुला हुआ, इसके अंदर उन्होंने जो है ना 1 साल का कर दिया, फिर 5 साल का छोड़ दिया, ये चलिए सारी कहानी करते करते 10 साल तक असेसमेंट हुआ करते थे सर्च केसेस के अंदर। अब इन्होंने कह दिया है कि आपको असेसमेंट जो है ब्लॉक में करना पड़ेगा, ब्लॉक असेसमेंट करना पड़ेगा, आपको टोटल आपको इकट्ठे पास करने पड़ेंगे। Block period shall consist of previous year 11 to 6 assessment years processed in the previous year in which the search was initiated under section 132. ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट करना है आपको, ना कि आपको जो आपका टाइम बारिंग केस आ रहे हैं उनको आप असेसमेंट करके बाकी आप छोड़ देते थे, वो उन्होंने कह दिया कि सर्च के केसेस में, ब्लॉक असेसमेंट के केसेस में अब ऐसा नहीं होगा। सर्च सीजन के अंदर एक और अमेंडमेंट आया है कि जो पहले हमारे को टैक्स ज्यादा लगा करता था वो थोड़ा इन्होंने कम कर दिया है। अब इन्होंने कह दिया है कि 60% ब्लॉक पीरियड के जो प्रॉफिट जो भी आपका असेसमेंट होगा उसका 60% प्लस पेनल्टी उसके ऊपर जो लगेगी वो 50%, तो 60 और 30 90% हो गया। पहले जाके 108 100 कुछ ज्यादा होता था अमाउंट, अब इन्होंने 60% कर दिया है कि 60% आपका प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है और 30% आपको उसके ऊपर पेनल्टी देनी है, तो 90% आपको टैक्स लगेगा सर्च सीजर के केस में ब्लॉक असेसमेंट जो आपका होगा। टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी कंप्लीशन की। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक असेसमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन के लिए है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस अंडर सेक्शन 158 BC इन परफॉर्मेंस टू सेक्शन 158 BD। तो ये इन्होंने सर्च के और सीजर के केस में मेजर अमेंडमेंट्स किए हैं। टीडीएस के अंदर काफी चेंजेस किए हैं। टीडीएस ज्यादातर टीडीएस को रिड्यूस किया गया है, 1-2 चीजें हैं जो उन्होंने टीडीएस को बढ़ाया है। टीडीएस पेमेंट जो इंश्योरेंस का कमीशन था वो 5% कटा करता था, अब इसको उन्होंने 2% कर दिया है और ये लागू होगा अप्रैल 2025 से। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी 5% से 2% कर दिया गया है, ये 1 अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा। अभी कमीशन सेल ऑन लॉटरी टिकट्स 5% था, उसको 2% कर दिया गया है, वो भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज 194H स्पेसिफिक सेक्शन है, उसको भी इन्होंने 5% से लेके 2% कर दिया गया है। पेमेंट बाय दैट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स, वो भी इन्होंने 5% से लेके 2% कर दिया है, ये 1 अक्टूबर, इट विल इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय सर्टेन इंडिविजुअल टू धन और HUF 5% था, वो भी 2% कर दिया गया है। एक था ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनको बहुत बड़ा रिलीज सरकार ने दिया है। पहले क्या था, ई कॉमर्स ऑपरेटर का 1% टीडीएस करता था। पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जो ई कॉमर्स के थ्रू माल बेचा करते थे उनका 1% सरकार टीडीएस काट दिया करती थी। अब इन्होंने इसको कम करके 0.1% कर दिया गया है,
और ये प्रोविजन 1 अक्टूबर 2024 से ही लागू होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों के लिए इट इज ए बिग रिलीफ, नो डाउट। उनका मनी ब्लो हो जाया करता था, तो उन्होंने उसको समाधान कर दिया है। अब इसके अंदर 0.1% के हिसाब से आपको टीडीएस कटेगा। अभी जी टीसीएस से लेके भी कुछ इन्होंने अमेंडमेंट कर रहे हैं। टीसीएस के अंदर इन्होंने जो मेजर अमेंडमेंट किया है वो किया है, जो सैलरीड एम्प्लॉयज का टीसीएस कर जाया करता था। सपोज मैं सैलरी सर्विस करता हूँ कहीं पर, कल को मैंने कोई अपनी गाड़ी खरीद ली तो वहाँ मेरा टीसीएस कट गया, तो एम्प्लॉयर उसका डिडक्शन नहीं दिया करता था। एम्प्लॉयर कहता था कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाइए, रिटर्न फाइल करिए, आपको वहाँ मिलेगा, मैं इसको कंसिडर नहीं करता। वो हमारा टीडीएस काट लिया करता था विदाउट कंसिडरिंग द टीसीएस। अब इन्होंने कह दिया है कि जो टीसीएस कटेगा वो भी एम्प्लॉयर कंसीडर कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो उनका टीडीएस की लायबिलिटी है, दैट द अमाउंट व्हिच दे हैव ऑलरेडी पेड थ्रू टीसीएस कैन आल्सो बी रजिस्टर्ड इन फॉर्म 60। एम्प्लॉयर इसको एडजस्ट कर सकता है इसके अंदर। टीसीएस में एक और वेलकम अमेंडमेंट आया है, जो माइनर्स का जो टीसीएस कट जाता है वो पेरेंट अपने रिटर्न के अंदर अब उसका क्रेडिट ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और हम पेमेंट भेज देते हैं उनके यहाँ से, टीसीएस कट जाता है माइनर्स का, उसको हम क्लेम नहीं कर पा रहे थे। अब जो है माइनर्स का जो टीसीएस है वो हम अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में आप क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या लगाई है उन्होंने, however to ensure that the provision is not misused, credit of TCS of the minor shall only be allowed where the income of the minor is being clubbed with the parent as under subsection 1A of section 64 क्लबिंग का प्रोविजन है। क्लबिंग के प्रोविजन के अंदर अगर जो आप माइनर्स की इनकम अपने इनकम में दिखा रहे हैं क्लब करके, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप उसका जो टीसीएस कटा हुआ है उसका आप क्रेडिट भी ले सकते हैं। तो ये इन्होंने बोला है। पार्टनरशिप फर्म के लिए सर ने बताया था टीडीएस के पार्टनरशिप फर्म पे अभी तक वैसा, क्योंकि पार्टनर्स आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, टेक्निकली दे आर नॉट एम्प्लॉइज, तो उसमें हमारा टीडीएस नहीं कटा करता था। जो सैलरी है, कमीशन है, आपका किसी भी नाम से आप पार्टनर्स को पैसा देंगे, तो उन्होंने 194T सेक्शन इंसर्ट किया है। उन्होंने कह दिया है कि टीडीएस आपको उसके ऊपर 10% का लिमिट, थोड़ा सा थ्रेशोल्ड लिखा है, सिर्फ 20,000 का नॉमिनल है, 20,000 तो कोई अमाउंट होता नहीं है। तो अब टीडीएस जो होगा वो पार्टनर की सैलरी, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, बाय whatever name called, you have to deduct the TDS whatever payment you are doing to your partner in firm। तो ये एक देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए तो प्रॉफिट बाद में ही होता है, प्रॉफिट के साथ सैलरी इंटरेस्ट होती है, उसके अपने प्रोविजन जो मैंने आपको बताए थे कि उसको डबल कर दिया गया, 6 लाख तक कितनी सैलरी अलाउड होगी, कितना टीडीएस कट गया है और कैसे कैसे प्रोविजन आते हैं, देखते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से इसके अंदर यही होगा, जो टीडीएस रेगुलर जो सैलरी काट रहे हैं उसके ऊपर दे देंगे, और बाकी जो एडजस्टमेंट होगा वो इनकम टैक्स के थ्रू से कम होगा तो काट लेगा, और ज़्यादा होगा तो उसको रिफंड मिल जाएगा। देखते हैं सरकार क्या रीजन लेके प्रोविजन लेके आती है इसके अंदर। लग्जरी गुड्स के ऊपर टीसीएस पहले सिर्फ गाड़ी पर होता था, अब इन्होंने कर दिया है, सरकार जो मेमोरेंडम है बजट का, उन्होंने उसमें कहा है, इट हैज बीन सीन दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरी गुड्स बाय हाई नेट वर्थ पर्सन्स। For proper tracking of such expenses and in order to widen and deepen the tax net, it is proposed to amend subsection 1F of section 206C to also levy TCS on any other goods of valuable exceeding 10 lakh rupees as may be notified by central government in this behalf. Such goods would be in the nature of leather goods। 10 लाख रुपए तक की सीमा के ऊपर आपको अब TCS कटेगा। आप जो भी चीज सरकार जो लिस्ट बनाएगी उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया कि प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके ऊपर भी अब टीसीएस कटा करेगा 10 लाख रुपए से जो ऊपर। अरविंद जी, आपका सब्जेक्ट है, बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही थी टीडीएस और प्रॉपर्टी पे लेके। ऐसा बताइए, प्रॉपर्टी पे बड़ा हाई कोर्ट के डिसीजन भी आए हुए थे, आईटीएटी के डिसीजन भी आ गए थे कि टीडीएस जो प्रॉपर्टी पे कटता है 50 लाख रुपए से ऊपर जो हमारे को 1% टीडीएस जमा कराना पड़ता है, वो हमें
कितना कैसे जमा कराना है। अगर जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और 5 उसके हिस्सेदार है, 20 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं, तो उसमें टीडीएस बनेगा या नहीं। तो हाई कोर्ट का भी अलग डिसीजन एक आया हुआ था कि नहीं जी, हमारे को तो एक आदमी को जो पर इंडिविजुअल होना चाहिए, अमाउंट 50 लाख का, ना कि प्रॉपर्टी के हिसाब से होना चाहिए। सरकार बार बार ये कहती रहती है कि नहीं जी, प्रॉपर्टी का हमारे को देखना है, इंडिविजुअल एसएससी का नहीं देखना है। तो नाउ दे हैव क्लैरिफाइड, और क्लैरिफिकेशन इसके अंदर आ गई है कि टीडीएस जो इसके अंदर आपको अमाउंट जो प्रॉपर्टी का है, वो प्रॉपर्टी के अंदर भी इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी। अरविंद जी, ये भी हम लोग कई बार देख लेते हैं, मैं शायद इसके अंदर रोहित साहब ज्यादा बता पाएंगे। इन्होंने कहा है कि टीडीएस आपको काटना है इंक्लूडिंग अमाउंट आपका सपोज 40-45 लाख की रजिस्ट्री है या 49 लाख की रजिस्ट्री है, 2 लाख रुपए में स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, 51 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो क्या टीडीएस कटना चाहिए रोहित जी? अभी जो इन्होंने प्रावधान किया है जी उसमें ये कहा है कि सेल प्राइस प्लस स्टैम्प ड्यूटी जोड़ करके अगर 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। तो ये सर जैसे एक मान लीजिए कि हमारी सेल डीड 47 लाख की हो रही है, जी तो वो 50 लाख से कम की है, तो अभी जी टीडीएस नहीं काटा जाता था। जी लेकिन उस पर जब स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं और वो जोड़ दी जाए तो 50 लाख जी से ऊपर हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए उसने कहा कि उनको उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। सर ये प्रोविजनल स्टैम्प ड्यूटी जो ऐड करने का पहले भी था या अभी लेके तो आए हैं? लास्ट ईयर आ गया था वो, तो नहीं। लास्ट ईयर भी था सर, जो एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी का था सर प्रोविजन, वो पहले आ चुका था सर। हमारे प्रोफेशनल्स के बीच में तो लोग किसी ने देखा ही नहीं, उन्होंने कहा जी रजिस्ट्री होनी है, उन्होंने कहा जी 50 लाख के 47 लाख के टीडीएस की जरूरत नहीं है जी। तो अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित साहब। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता था शर्मा जी, जी सर। स्टैम्प ड्यूटी तो परचेजर पे करता है, दैट पेज टू द गवर्नमेंट। जी और सेल कंसीडरेशन अगर आप देखें तो पहले वर्ड था कि सेल कंसीडरेशन पेड, तो जी सेल कंसीडरेशन पेड तो सेलर को होता है, जी वो 50 लाख से ऊपर हो तो ही टीडीएस काटना था। जी अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, वो स्टैम्प ड्यूटी भी इंक्लूड करेंगे। तो साहब ये तो लास्ट ईयर नहीं आ गया था, इस वजह से पहले आ चुका था स्टैम्प ड्यूटी का। तो फिर अगर लास्ट ईयर आ गया था तो फिर अभी दोबारा देने का तो कोई मतलब नहीं उठता नहीं ना। अब तो क्लेरिफिकेशन इस बात का किया है कि अगर जैसे 4 लोग हैं तो पहले वो डिवाइड करने के बाद वो 50 लाख से नीचे होते थे, इसलिए नहीं करता था सर। अब उन्होंने हाँ, प्रॉपर्टी कर दिया, जो अशोक शर्मा साहब कर रहे हैं। ओके, मतलब जो जी जी, कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे कि इंडिविजुअल बस बस इंडिविजुअल बस, का अगर 50 लाख से ज्यादा है तो ही टीडीएस हाँ कटेगा, बस 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 उसको ओवरराइड करने के लिए इन्होंने ये कह दिया कि नो, इट विल बी टेकन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नॉट ऑफ बस द बस बस नंबर बस, ऑफ प्रॉपर्टी सेलर्स। प्रॉपर्टी जी वाली बस, जी ये ओके, पॉइंट है दैट ना इज ये, द चेंज, दैट इज द चेंज। क्योंकि एक्चुअली स्टैम्प ड्यूटी तो मतलब पहले से हो चुका था। सर कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए अमेंडमेंट किया गया जी 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 है बिल्कुल और ठीक कुछ है। नहीं है। और अरविंद जी, हम तो गलती ही कर रहे थे इसके अंदर। हम तो उससे पूछते थे रजिस्ट्री कितने की होनी है, उन्होंने 48 लाख की। हमने कहा ठीक है, कोई टीडीएस नहीं करना। हमने कभी स्टैम्प ड्यूटी को कंसिडर करा ही नहीं कभी। हमने पता नहीं कैसे रह गया या कैसे ये चलता रहा। हाँ, और कभी क्वेश्चन नहीं हुआ इस बारे में कि भाई, हाँ, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेड टू द सेलर, यस दैट सर, इज व्हाई आई यस। थिंक कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीडीएस ऑन दैट। जी अभी जी नहीं, अभी मेरा व्यू ये है कि वो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर टीडीएस का जो प्रावधान, स्टैम्प ड्यूटी जोड़ करके टीडीएस काटेंगे हमसे, वो तो गलती है, क्योंकि जी स्टैम्प ड्यूटी का पैसा सेलर को थोड़ी मिल रहा है। जी जी सर। और सर हमारे यहाँ चलो कुछ डीमिंग प्रोविजन भी तो होते हैं सर, हाँ वहाँ भी तो दिक्कत हाँ, आती है। जी हाँ। हम्म, तो इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड करनी है। अब सब लोग आप ध्यान रखें कि आप क्लाइंट से जरूर पूछें कि इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कितनी है। अगर जो स्टैम्प ड्यूटी 48 लाख की और 3 लाख की स्टैम्प ड्यूटी बनती है तो 51 लाख हो जाएगा, तो हमारे को टीडीएस काटना पड़ेगा। और जैसा सर ने बताया कि नाउ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड, नॉट द ओनर्स। 50 लाख रुपए से प्रॉपर्टी ऊपर हो गई है, चाहे उसमें 5 ओनर्स भी 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो भी आपको टीडीएस काटना है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी गया है और सर ने भी बता दिया है कि टीडीएस के अंदर स्टैम्प ड्यूटी आपको जोड़ करके आपको इसका ध्यान रखना है। आपको क्या, मेरे को भी खास तौर से ध्यान रखना, मैंने भी कभी ध्यान नहीं किया इसका। करेक्शन स्टेटमेंट टीडीएस की फाइल करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी। लोग करेक्शन स्टेटमेंट बार बार चेंज करते रहते थे। तो इन्होंने टाइम लिमिट, करेक्शन स्टेटमेंट की लिमिट फिक्स कर दी है, और वो लिमिट इन्होंने फिक्स करी है आई थिंक 6 ईयर्स के लिए। इन्होंने कर दिया कि 6 साल के बाद कोई भी रिटर्न टीडीएस की रिवाइज अब नहीं कर सकते। It is proposed to amend section 200 and subsection 3B of the section 206C to provide 206 मतलब टीसीएस की और टीडीएस की दोनों
to provide that no collection statement shall be delivered after the expiry of 6 years from the end of the financial year in which the statement referred to section 3 of section 200 and the statement referred to in provision of subsection 3 of 206 are respectively delivered. 6 साल के अंदर अंदर हम स्टेटमेंट कलेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। 6 साल के बाद कोई भी कलेक्शन स्टेटमेंट अब हमारी फाइल नहीं हो पाएगी। टाइम लिमिट अपील फाइल करने का सीआईटी अपील के यहाँ इसमें भी थोड़ा सा अमेंडमेंट ये लेके आए। टाइम लिमिट अपील का लाने का पर्पस भी एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा वो था कि जब टाइम लिमिट हमारा इसके अंदर जो था अभी तो थोड़ा सा चेंज कर दिया इसके अंदर। अब क्या है, इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 253 टू प्रोवाइड दैट अपील्स बिफोर द आईटीएटी may be filed within 2 months from the end of the month in which the order sought to be appealed against is communicated to the assessee or to the principal commissioner or commissioner as the case। अब इन्होंने एंड ऑफ द मंथ पे ले आए हैं इसको। जैसे मैंने आपको 12 के अंदर बताया था कि एंड ऑफ द क्वार्टर कर दिया है। अब आपको डेट नहीं देखनी कि सपोज आपको 20 तारीख को ऑर्डर पास हुआ है तो आपको 20 तारीख लगेगी। अब उन्होंने क्या कह दिया है कि एंड ऑफ द मंथ, डिपार्टमेंट भी और हम भी दोनों उस जब ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर पास होने के जो महीना खत्म होगा उसके 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। सपोज आज हमारा कोई ऑर्डर पास हो रहा है 2 अगस्त को, तो हमारे को 31 अगस्त का तो डेट टाइम मिल गया और 2 महीने हमारे को सितंबर और अक्टूबर मिल गया, तो हमारी डेट बनेगी 31 अक्टूबर। ये इन्होंने अमेंडमेंट इसके अंदर सीआईटी अपील की टाइम अपील फाइल करने के लिए लेके आ गए। कमिश्नर अपील में एक चेंज हो रहा है। अभी तक कमिश्नर अपील को जो पावर होती थी वो पावर थी ही में कंफर्म, रिड्यूस, एनहांस, रिन्यू द असेसमेंट इन केस ऑफ एनी अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट। ही में कंफर्म, कैंसिल और वेरी टू एनहांस और रिड्यूस द पेनल्टी ऑर्डर। रिमांड बैक की पावर इसके पास नहीं हुआ करती थी। अपील में कहा जाता था कि अपील में सीआईटी अपील एंटर इनटू द शूज ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। अब इन्होंने कह दिया है कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल्स भी थोड़े से बड़ा इसका फेस असेसमेंट का हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अब लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट यही कर दी थी कि वो ऑर्डर वो अपना दिए जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, कोई जाए नहीं था। एक्स पार्टी ऑर्डर हो गए। एक्स पार्टी होने के बाद हमारे को लगता है कि अपील में काम बेहतर तरीके से सुना जा सकेगा। हमारे को फिर अपील में जाके हम उस केस को कराते थे फर्स्ट अपील में जाके। तो अब इन्होंने कह दिया है considering the huge pendency of appeals and disputed tax demands at the Commissioner of Appeals stage, now the Commissioner of Appeals shall be empowered to set aside the assessment order and refer the case back to the assessing officer for making a fresh assessment। ये इन्होंने अपना उसमें जो 144 है जो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाया करते थे वो उसको जो है अब रिपोर्ट मंगा रहे हैं। उसके अंदर पहले सीआईटी रिपोर्ट मंगाता था, उसको स्टडी करना है, फिर उसका असेसमेंट करना है। अब उन्होंने कह दिया ही कैन रिमांड द मैटर टू द असेसिंग ऑफिसर। तो ये इसके अंदर एक अमेंडमेंट अपील के अंदर आया हुआ है। कुछ अपील सेट असाइड के पावर्स दोबारा दे दिए क्या शर्मा जी? हाँ सर, सेट असाइड करने के पावर्स दोबारा दे दिए हैं। सेट असाइड करने की यहाँ से ये इन्होंने कहा है कि 254 में इन्होंने कहा है कंसीडरिंग द ह्यूज पेंडेंसी ऑफ अपील्स एंड डिस्प्यूट टैक्स डिमांड एट द कमिश्नर अपील स्टेज इट इज प्रपोज्ड दैट द केस वेयर असेसमेंट ऑर्डर वाज पास्ड एट बेस्ट जजमेंट केस अंडर सेक्शन 144 ऑफ द एक्ट, Commissioner of Appeals shall be empowered to set aside the assessment and refer the case back to the assessing officer for making a fresh assessment. Only in those cases where the order has Their expertise assessment is there. It is good. अच्छा था। ये इन्होंने मेरे को लगता है कि अच्छा किया उसको फ्रेश असेसमेंट के लिए, सिर्फ उन केसों के लिए जहाँ पे 144 हुआ है, उन्हीं केसों के लिए अमेंडमेंट लेके आया है। मॉनेटरी लिमिट थोड़ी सी चेंज हो गई है। आईटीटी की लिमिट 60 लाख रुपए कर दी गई है, हाई कोर्ट की लिमिट 2 करोड़ रुपए कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की लिमिट 5 करोड़ रुपए कर दी गई है डिपार्टमेंट। ये अमेंडमेंट इसके अंदर अपील्स के अंदर है। डायरेक्ट ये लिमिट इन्हें एक्ट में बड़ा प्रोवाइड कर दी है क्या? सर इन्होंने कहा है रिवीजन ऑफ मॉनेटरी लिमिट्स फॉर फाइलिंग अपील्स बाय द डिपार्टमेंट बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट्स एंड एसएलपी अपील्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट। द फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं तो उसका तो सर्कुलर आएगा ना। बिल्कुल आएगा। एक्ट में अमेंडमेंट थोड़ी किया होगा। जी इन्हें प्रपोज किया है सर ये। हाँ, तो अब उसमें एक क्वेश्चन ये अराइज होगा क्या पेंडिंग केसेस पे भी ये लिमिट लागू होगी?
हाँ सर, मेरे ख्याल से पेंडिंग पर तो नहीं, पेंडिंग That it will depend on the wordings in the circular notification जो आएगा उसके सर्कुलर पर डिपेंड करेगा वर्डिंग्स। जी सर, इसको देखेंगे कैसे आता है। इसमें तो बहुत सारे, जैसे आपने शुरू में बताया था कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग द प्रपोजल्स ओनली। अब चेंज होके कैसे कैसे आता है, क्या आता है फाइनल, इसके अंदर कैसे वो आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, पता लगेगा अंदर क्या है। अभी तो हम इसको रफली थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट टू लार्ज अवर नॉलेज की किस तरीके से हो रहा है, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की मंशा क्या है। तो ये सब चीजें इसके अंदर हम सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे हैं। विवाद स्कीम आई है 20 साल के बाद, 2000 उसमें आई थी पहले, मेरे को लगता है 20 में आई थी, अब 24 में 4 साल के बाद विवाद स्कीम लेके आ रहे हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या प्रोविजन आ रहे हैं। 22 जुलाई 2024 तक इन्होंने कह दिया है कुछ ऑर्डर, इसमें आएगी क्लैरिफिकेशन 25% टैक्स जमा कराना है, कैसे इंटरेस्ट आएगा। तो ये इन्होंने के अंदर अमेंडमेंट है। एसटीटी में अमेंडमेंट थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया था कि एसटीटी नो सेल ऑफ इन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, जो फ्यूचर का काम करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग का जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया है। एसटीटी इन्होंने, अब पहले क्या था, इन्होंने पहले था 0.0625, अब कर दिया 0.0125, 6 दूनी 12, मेरे ख्याल से डबल ही कर दिया फ्यूचर ऑप्शन वालों के लिए। एसटीटी इन्होंने बढ़ा दिया इसके अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए किया गया है सिर्फ। ब्लैक मनी में मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने ब्लैक मनी ज़्यादा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर इस तरह एक अमेंडमेंट लेके ब्लैक मनी एक्ट में आ गए हैं कि इन लोगों को जो एनआरआई हैं उनको अपनी इनकम दिखानी होती थी यहाँ पे, अगर जो उस इनकम की लिमिट 20 लाख रुपीज़ है, इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड सेक्शन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 and 43 ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट टू प्रोवाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ द सेड सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन असेट्स और असेट्स other than an animal property where the aggregate value of such assets or assets does not exceed 20 लाख रुपीस। 20 लाख रुपए तक की सीमा इन्होंने कर दी कि 20 लाख रुपए तक की अगर जो आप नहीं दिखा पा रहे हैं assets, तो आप उसके अंदर जो प्रोविजंस थे ब्लैक मनी एक्ट के लेके चले जाते थे, वो अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे। तो सर मैंने तो जितना थोड़ा सा करना था, मैंने इनकम टैक्स के लिहाज से मैंने जितना मैं कवर कर सकता था सर, मैंने रोहित साहब मैंने कर दिया है। और किसी का क्वेरी हो, आई वंस अगेन थैंक्स टू अरविंद जी एंड द होस्ट and all the seniors for providing me an opportunity to share my views. Thank you very much. नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छी तैयारी रखी सर। पर ये सर एक चीज देखिए सुखी, जो मेन चीज है, जैसे हम लोग प्रोफेशनल हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आज हमारी 7 करोड़ 30 लाख रिटर्न फाइल हो गई है ना। इंडिविजुअल के लिए तो डेट की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फाइल कर दें। जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए ना तो कहीं जुलाई का अगस्त में करा, और ना ही वो जो टीडीएस की रिटर्न मई है उसको अप्रैल कर गए। तो हमारी जो क्वालिफाई करने की एफिशिएंसी है, गवर्नमेंट उसको चेक करती है ना बार बार। भाई जहाँ जिन लोगों पे स्टाफ है वहाँ तो ठीक है, पर जो इंडिविजुअल लोग फाइल करते हैं उनको देखिए ना सर, मतलब कितना प्रेशर रहता है। देखिए अरविंद जी, सही बताऊं, मेरा अपना मानना ये है, हमें भी तेज भागना पड़ेगा। हमें भी तेज भागना पड़ेगा। वी हैव टू गो विद द सिस्टम। मतलब उनका सिस्टम नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नहीं सब है ना, डेट कोई एक्सटेंड नहीं। और अगर डेट लास्ट में जाके कर भी दे 4-5 दिन का, तो फर्क क्या पड़ता है? क्यों सर फर्क ऐसा ना, तो फर्क क्या पड़ता है? दे हैव टू रिवाइज एवरी सिस्टम। आपको क्या सीपीसी में चेंज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट में चेंज करना पड़ेगा, आपको असेसमेंट में चेंज करना पड़ेगा। एक डेट एक्शन करने, सर बताएंगे रोहित साहब, आप बताओ सर, एक डेट एक्शन करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? शर्मा जी इसको जरा इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि हमारे टीडीएस कटते हैं सब जगह से। ये कहते तो हैं कि रिटर्न फाइलिंग करने के लिए 4 महीने का समय दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में 4 महीने का समय मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। देखिए 31 मई तक टीडीएस के रिटर्न फाइल होते हैं। वही तो मैंने आपसे कहा सर, वो रिफ्लेक्ट होते होते एसएससी के उसमें एआईएस में आते आते 15 जून हो जाता है। अब तो जुलाई तक आए सर। हमको अपने रिटर्न को एआईएस से मैच करना है। तो इसके बाद आपको मुश्किल से 3 या 4 हफ्ते मिलते हैं, जबकि आपको रिटर्न फाइल, और उस वक्त नेचुरली सारे इंडिया से प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पोर्टल जब पोर्टल फेल होने लगता है। जी। इसलिए ये परमानेंटली इसकी डेट इनको 31 अगस्त कर देनी चाहिए। वही मैं आपसे सर कह रहा हूँ ना कि मतलब उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है सर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन हमने अभी AIFTP की तरफ से इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन भेजा है जी। सब ये जो 31 जुलाई है इसको 31 अगस्त कर दीजिए, या उसे मई को अप्रैल कर दें। नहीं, मई को अप्रैल सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी देखिए शर्मा जी, ये जो पार्टनरशिप फर्म में चेंज किया है कि आपको सैलरी के ऊपर टीडीएस काटना है,
तो पार्टनरशिप फॉर पार्टनर की सैलरी डिटरमिन होती है एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और हम उसकी सैलरी का एडजस्टमेंट तब करते हैं जब हमारा पूरा प्रॉफिट डिटरमिन हो जाता है। देन 43B की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम करते हैं कि भाई इनको कितना मैक्सिमम दिया जा सकता है। अदरवाइज कोई फिक्स सैलरी अगर हम देते रहेंगे तो फिर 28(5) में उसको रिवाइज करो, ये करो, दुनिया भर के धन उसमें दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से ये करते हैं ये लोग कि आ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि हम एंड में जब पूरा अकाउंट फाइनल हो जाता है उस समय हम उसको करते हैं। तो ये TDS की प्रावधान से भी तकलीफ आने वाली है लोगों को, स्पेशली ऑडिट केसेस में भी। आप देखिएगा कि जो ऑडिट केसेस में तो जाकर के सितंबर में हमारा प्रॉफिट डिटरमिन होगा, तो अब वो प्रॉफिट आपको हर हालत में 31 मई के पहले डिटरमिन करना पड़ेगा, ताकि आप 31 मार्च को बता सकें कि हमने TDS काट लिया है और उसकी रिटर्न टाइम पे फाइल हो सके। सर एक मैं दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में। जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो बैलेंस शीट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना बड़ा काम है, कितनी टर्नओवर है, कितनी इतनी, इन सबकी बैलेंस शीटें 30 अप्रैल 31 मई से फाइल हो जाती हैं। ऐसा क्या है कि जो हमारे बिजनेसमैन जो है उनकी रिटर्न फाइल नहीं हो पाती, उनकी बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो पाती, ये सिस्टम कब तक चलेगा? नहीं अब तो देखिए, ये पुराने टाइम पे तो ज्यादा तकलीफ थी, अब तो फिर भी फाइनल हो जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि टैली वगैरह आ गया है, सब पूरा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो बैंक के इलेक्ट्रॉनिक, ऑडिट हो जाते हैं, बैंक के ऑडिट हो जाते हैं, बैंक की बैलेंस शीटें बन जाती हैं, तो छोटी छोटी फर्मों की लेकिन बैलेंस शीट क्यों नहीं बन देखिए पाती? उसकी उसकी एक और वजह है शर्मा जी, कि बहुत से केसेस में, एक सेकंड मेरी वॉइस थोड़ा सा मैं नहीं ले पा रहा हूँ, एक सेकंड, मेरे को ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, हेलो। जी सर। अब शायद मेरे को आपकी आवाज़ सुनाई देगी। जी सर। जी सर। ये मैं ये कह रहा था कि जैसे बिजनेस के अंदर क्यों नहीं हो पाता है, जैसे आपको मैच करना पड़ता है लेजर अकाउंट दूसरी पार्टी से जिनके साथ आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं, कई बार उनका वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो फाइनल एडजस्टमेंट करते करते समय तो लगता ही है। तो इसलिए अब वो पार्टनरशिप फर्म को ये असली में यहीं पे कवर करना चाह रहे हैं, इसीलिए कि आप जल्दी से जल्दी उसको करें, ताकि TDS, क्योंकि नहीं तो जब तक कैलकुलेट नहीं हो पाएगा तो TDS कैसे काटेंगे आप। सर इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक बात आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरे को, सर आई एम आवाज नॉट नहीं गेटिंग मेरी? योर वॉइस। ये आवाज सर अशोक जी, आपके दो सिस्टम तो नहीं चल रहे? दो में अगर हेलो, डिस्टर्बेंस आता है, अगर आपको दो चल रहे हैं एक बंद, अगर आपके दो चल रहे हैं बाई चांस तो एक। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? अब ठीक आ रही है? आपको हाँ मेरी अब आ रही आवाज आ है। रही है? ये आपके आ हाँ रही सर। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा मे बी अच्छा, समथिंग रॉन्ग विद माई सिस्टम, आई डोंट नो। नहीं अभी आपकी जी आवाज मेरी मुझे आवाज साफ आ रही सुन रही है है सर। क्या आपको? करूं इसको मैं, एक बार म्यूट करके फिर। जी जी सर अनम्यूट करो बोलिए। सर। हेलो, हाँ जी जी जी। सर। आई कांट हियर यू सर। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। मैं चलिए सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। चलिए, और कोई इसमें किसी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं फिर। नॉट गेटिंग योर वॉइस। चलिए, अच्छा। और कोई किसी की कोई क्वेरी कहीं ना किसी कहीं प्रकार गड़बड़ की हो गया है, मेरा कुछ सिस्टम। शेयर करना चाहते हैं व्यूज अपने वो कर बीच सकते में एक टेलीफोन आ गया था, चलिए छोड़िए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हैं। चलिए चलिए, हाँ, कोई जी और तो मैं इसके अंदर रविंद्र जी आपको एक बात ये बता रहा था हम्म, कि अब ये पार्टनरशिप क्या होगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप का जो स्टेटस है सरकार उसी को खत्म कर देगी धीरे धीरे। नाउ दे आर मूविंग टू LLPs ओनली। पार्टनरशिप फर्म अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर मानते हैं, इसमें लिटिगेशन इतनी पार्टनरशिप में आती है। पार्टनरशिप का अभी तक कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर इतना ज्यादा गहराया हुआ है, पार्टनर्स के बीच में झगड़े, पार्टनर्स के कैसे होगा, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं पार्टनर के अंदर, पार्टनरशिप में प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, बिकती नहीं है, उनमें झगड़े होते हैं। तो नाउ दे आर, सरकार जो है इसको LLP के अंदर लेके जाएगी सारे सिस्टम को, जहां तक मेरा मानना है। सर एक क्वेश्चन, जी सर एक क्वेश्चन है, कमिश्नर अपील के टाइम कितना बढ़ाया इन्होंने? सर बढ़ाया नहीं है, उनको एंड ऑफ द मंथ कर दिया है। पहले कमिश्नर डेट के हिसाब अपील के से, लिए डेट नहीं। के हिसाब से हुआ करती थी, अब एंड ऑफ द मंथ का टाइम मिल गया। राइट राइट राइट, ठीक है, थैंक यू सर। पहले डेट मान लो 20 तारीख को हुआ है तो 20 गिने जाते थे, अब उनको एंड ऑफ द मंथ कर दिया है। राइट सर, राइट, थैंक यू। चलिए, और कोई किसी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, फिर तो नहीं तो नैप साहब हमारे धन्यवाद देंगे, कंक्लूड करेंगे। वैसे शर्मा साहब, एक चीज तो है कि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो अब ये है कि वो नई स्कीम पे ही फोकस कर रही है, मतलब। सर वो इसलिए कर रही है, मेरे को इस फोरम पर बोलना नहीं चाहिए, HRA के चक्कर में। ये HRA और डोनेशन दो चीज ऐसी हैं जो सरकार को जो है ना लग रहा है कि ये सब नए टैक्स रिजीम आने चाहिए।
नए टैक्स रिजीम में सरकार ने इसलिए डिडक्शन जो है वो कर रहे हैं, इसीलिए डिडक्शन हटा रहे हैं, पुरानी रिजीम से नई डिडक्शन सारा हटा दिया है। लिमिट 7 लाख रुपए तक की कर दी गई है। सरकार सीधा भी 7 लाख कर सकती थी कि 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ये कह सकती थी कि नहीं, ये 3 लाख रुपए का आपको रिटर्न फाइल करनी है, 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 87 ने हटा ही देती सरकार। तो फेज आउट बनने में चल रहा है, नए सिस्टम में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ऑडिट में कहीं कुछ चेंज नहीं किया इन्होंने? ऑडिट वहीं का वहीं रखा है? जी जी, सब चीजें वही है। 44 एडी में भी कुछ नहीं करा, वहीं का वहीं रखा। सब वही है, सब वही है, सब। चलिए, और कोई किसी को जिज्ञासा, कोई क्वेरी कोई हो सकते पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे आदरणीय नायब साहब जो हैं बड़ी अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मेरे को इतने सीनियर्स के बीच में बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने सर बताया आज हमको, बहुत सारे पॉइंट। चलिए नायब साहब, मेरे ख्याल से कोई किसी की क्वेरी नहीं, सब लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है इसको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण शर्मा जी, आज आपने मुझे बुलाया इस बात के लिए कि मैं कंक्लूड करूँ अब ये बजट के ऊपर भाषण। इनफैक्ट क्या है कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में दो बजट के भाषण हो गए। एक तो वो जो 1 फरवरी को आया था, हालांकि वो लिमिटेड उसका था क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे, दूसरा ये तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इस उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था लोगों को और इसमें भी नहीं था, क्योंकि 3-4 महीने निकल चुके थे कि 8 महीने बाद जो होगा वो देखी जाएगी और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। अगर आप मैं आज की, हालांकि शर्मा जी ने जो बताया, अशोक शर्मा जी ने, वो टोटल इनकम टैक्स से रिलेटेड बताया, लेकिन अगर आप बजट के परिप्रेक्ष्य में देखें चीजों को फेस कर सके जो कि अपोजिशन में लोगों ने कही और वहां पर उनको हैड टू लूज सम सीट्स, जो मेरे को मेनली लगी। तो बहुत टेक्निकली इस बार, क्योंकि मैंने भी देखा कि हर बजट के बाद बहुत सारे ब्रीफ्स और रिव्यूज आते थे, हर बजट के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी और बार एसोसिएशन से भी। इस बार जैसे एकदम, या तो कहेंगे कि 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग की डेट थी लास्ट, सब लोग उसमें बिजी थे कि रिटर्न फाइल कर ले। बहुत ज्यादा ब्रीफ्स एंड रिव्यूज नहीं है इसका, बहुत कुछ है नहीं इस बजट में। और ये जितनी भी आपने शर्मा ये बातें बताई, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो एक्ट में किए गए, चाहे रूल में किए गए, या सर्कुलर्स इशू किए गए जिससे लिमिट बढ़ा दी उन्होंने अपील फाइल करने वाले की, ये हर साल होता है। इनफैक्ट पहले आईपीसी सीआरपीसी होता था, तब तो भारत न्यास करके हो गया है। वो ऐसे एक्ट थे जो 1800 में बने अंग्रेजों के टाइम में, वो कभी चेंजेस नहीं होते थे, किताब आई और पढ़ी रह गई। इनकम टैक्स का एक्ट हो गया, जीएसटी का हो गया, टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी हो, हर साल इतने अमेंडमेंट्स होते थे हर साल। और वही होता है कि किसी में कोर्ट ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई चीज चली गई, या कोई किस तरीके से ले रहा, उस चीज को प्लग इन करने के लिए नए नए अमेंडमेंट्स आते जाते हैं। अब नए अमेंडमेंट्स, नई धाराएं और नए नोटिफिकेशंस करते करते वो इतने इतने इतना 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 कर सकते, वो एक्ट और रूल्स इतने बड़े होते चले गए। तो कोशिश कहनी चाहिए कि इस बार के हम लोग के बजट में रहेगी हाउ टू सिंप्लीफाई इट। और जो न्यू रिजीम वाली बात हो रही है, ये उसी तरफ जा रहा है कि जितनी ज्यादा, क्योंकि आप डिडक्शंस का देखिए तो सेक्शन 80 देख लीजिए, किसी टाइम 80 एचएससी कितना होता था एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसको फिर धीरे धीरे रिड्यूस करते करते उन्होंने सेक्शन हटा ही दिया। इसी तरीके डिडक्शंस के भी चैप्टर को ये लगभग खत्म कर देना चाहते हैं, वो सेक्शन ही हटा देना चाहते हैं, काफी उसमें पेजेस वो एक्ट के खा रहा है। उस वजह से ये नए न्यू टैक्स रिजीम में लेके आ रहे हैं, और एक तरह से हद से ठीक भी है। देखिए, कभी भी आप किसी से नॉर्मल आदमी से बात करें, कोई दुबई घूम के आएगा, कोई कहीं घूम के आएगा, ये साहब वहां जाइए, वहां पर ये कहते हैं कि साहब इतना हमें टैक्स दे दिए, बाकी आप क्या करते हो हमसे कोई लेना है, फ्लैट टैक्स होता है, कोई झंझट नहीं, कोई किताबें मेंटेन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है। ये भी कहते हैं ठीक है, मत लो डिडक्शन, मत क्लेम करो, सीधे सीधे 7 लाख के ऊपर तक हमको कोई टैक्स ना दो, 7 लाख के ऊपर होता है तो फिर 3 लाख से अपना कैलकुलेशन शुरू करके हमको ये टैक्स दे देना। और ये चीजों में अब जो थोड़ी बहुत, जो बाकी जो एक्ट्स में आज आपने चेंजेस भी बताए हैं और जो किए भी गए हैं, मुझे लगता है वो प्रोसीजरल ज्यादा है। उसका मेन इफेक्ट जो पड़ा है वो इंडेक्सेशन वाला पड़ा है, कैपिटल गेन पे पड़ा है। वो भी मुझे लगता है वो उसी चीज को सिंप्लीफाई करने की, भाई आपने इतने का खरीदा, इतने का बेचा,
अब इंडेक्सेशन कि आप इसको कितने में, आपने उसमें बीच में क्या होता है, देखिए इंडेक्सेशन के लिए बहुत चीजें होती है। आपने उसमें इम्प्रूवमेंट कॉस्ट लगा दे रहे हैं, आप उसमें इस साल हमने ये बनवाया था, उसका कोई एविडेंस नहीं है, उस साल हमने ये बनवाया था, ये वुडवर्क करवाया था, ये करवाया था, करते कराते किसी तरीके से कॉस्ट बढ़ाते हैं। कॉस्ट बढ़ा बढ़ा के इंडेक्सेशन करके वैल्यू इतनी बढ़ा लेते हैं ताकि वो कैपिटल गेन बहुत कम आए। अब उन्होंने कहा ठीक है, आपने इतने में खरीदी, इतने में बेची, ये डिफरेंस है, इसके ऊपर आप इतना टैक्स दे दो, बाकी आप छोड़िए इंडेक्सेशन रिजेक्शन में। और इंडेक्सेशन भी ऐसा नहीं कि जब 1950 में या 52 में जब एक्ट आया था से इंडेक्सेशन रहा हो, इंडेक्सेशन भी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो इंडेक्सेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस करके एक राहत दी थी, उन्होंने हटा दी है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप कभी किसी को कोई चीज देना शुरू कर देते हैं, अगर आप विड्रॉ करते तो तकलीफ देती। वही बात है कि इस बार इंडेक्सेशन विड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है। जिसके साथ सहूलियत ये दे दी है कि उन्होंने 20% की बजाय कहा कि 12.5% टैक्स दो। और मुझे लगता है जब ये थोड़ा बहुत धींगा मुश्ती चलेगी इधर उधर करके, वो टैक्स का रेट थोड़ा और कम कर देंगे, 12.5 की बजाय कहेंगे ठीक है भैया तुम 10% दे दो, जिस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव होता हो। तो धीरे धीरे सिंप्लीफाई करने की और चीजें हैं, लिटिगेशन खत्म करने की ओर है। अब आप लिमिट देखिए किस तरीके से बढ़ती है, और जैसे वो पुरोहित साहब ने कहा कि ये जो एग्जिस्टिंग अपील्स है उन पे भी होगा कि नहीं होगा। मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा डिपार्टमेंट में, मैंने हमेशा ये देखा है जब भी लिमिट बढ़ी है, जब भी इस तरह की लिमिट बढ़ रही है, सीआईटी अपील्स या ट्रिब्यूनल वाले इमीडिएटली, मतलब लार्ज एक साथ की अपीलें डिस्पोजल कर देते हैं कि जो लिमिट बढ़ गई या सर्कुलर के हिसाब से, नाउ दिस इज बियॉन्ड दैट आवर जुरिसडिक्शन, वी आर रिजेक्टिंग नॉट अपील, वो सब करके वापस कर देते हैं अपील, सब फेल, खत्म, कोई अपील नहीं फाइल होनी है। तो पिछले उसमें अपीलों में इसी तरीके ट्रिब्यूनल में खासकर बहुत ज्यादा हुआ है, हाई कोर्ट में भी हुआ है, लेकिन ट्रिब्यूनल में एक जैसे जिसने देखा लिमिट से नीचे की है, अमाउंट के नीचे की है, 15 20 50 अपीलें वापस चली आती थी कि सब ये सब लिमिट हो गया। तो मुझे लगता है ये एग्जिस्टिंग अपील्स पे भी लागू होगा जो चल रही हैं हमेशा जैसे होता है। तो और उसको पढ़ लेंगे सर तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अब तक यही होता रहा है, लेकिन आज वाकई में एक गलत प्रश्न एक उठता है हम लोग के साथ कि बजट में क्या हुआ, बजट में क्या हुआ, बजट में क्या हुआ। तो उसके ऊपर अगर आज अरविंद शर्मा जी ने एक यहाँ पे गोष्ठी बैठाई और अशोक शर्मा साहब ने मेहनत करके एक एक पॉइंट को, एक एक नुक्ते को लेके आए, और पुरोहित साहब तो बहुत सीजन्ड है और वो कम शब्दों में अपनी बहुत गहरी बात कहते हैं ना, तो उनका कह लीजिए जब वो बोलते हैं मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ कि वो चीजों के बीच में जाते हैं। पुरोहित साहब का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा, पिछले इसमें भी बोले हैं और आज भी, वो चीजों को जहां मैं सोचता हूँ कि अब इसमें क्या होगा तब तक वो पूछ लेते हैं। जो अपीलों के बारे में था या कुछ और भी था, एक दो ये कैपिटल गेन वाली बात हो रही थी कि जो ऐड होगा उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह, उस पर उन्होंने जब किया तो एग्जैक्टली मैं भी वही सोच रहा था, तो वहां मुझे उस वेवलाइन बड़ी मिलती हुई इसकी लगती है। तो बड़ा अच्छा लगा आज का जो आपने एक सेशन रखा बजट के ऊपर। और इसके बाद ये अगर कहीं कोई क्वेरी रह गई होगी, जैसे मुझे लगा आज किसी ने कुछ पूछा नहीं है, तो वी कैन होल्ड वन अनदर, मतलब और थोड़ी क्लैरिफिकेशन। तो अभी तक मुझे भी लग रहा शर्मा जी हैंगओवर में चल रहे थे 31 जुलाई के रिटर्न फाइलिंग के 650 की बजाय 647 पे ही कह दिया भैया इतना था, इसके आगे अगर कुछ पूछना तो बता दो, वरना मैं तो थक गया रिटर्न फाइल करते करते। 31 जुलाई हुई नहीं और टाइम निकला नहीं संडे का, आज लोग फिर पीछे पड़ गए हो। एंड सर ही हैज टच्ड ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर आप एक एक प्रावधान पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत कुछ है, सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। मैं वही सब वही मैं इंडिकेट कर रहा था, बहुत चीजें कई बार साफ शब्दों में नहीं कहता। उन्होंने इफेक्ट, अब आपने एक चीज कह दी है, मैंने वही कहा वेवलेंथ बड़ी मिलती है। अब आपने कही है तो मैं ये बता रहा हूँ, आज शर्मा जी ने खाली उन अमेंडमेंट्स को या उन चीजों को मेंशन किया है। एक चीज को मेंशन करना और एक चीज को डिस्कस करना ये बहुत डिफरेंट चीज है। वो थके हुए हैं, आप उनके फेस पे देखिए 31 जुलाई चेहरे पे लिखा हुआ, और अब ऑडिट का टाइम आ गया। आज उन्होंने वो सारे अमेंडमेंट्स मेंशन किए हैं, वो सारी चीजों का एक उन्होंने ब्रीफ बना के दे दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आई विश और आई एक्सपेक्ट कि अरविंद शर्मा साहब 15 दिन बाद जब थोड़े से हैंगओवर खत्म हो जाएगा तो पुरोहित साहब के साथ बैठ के, अशोक शर्मा जी के साथ और एक आधो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं गोयल साहब आए तो पिछले, वी कैन डिस्कस दीज अमेंडमेंट्स, इनका इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होगा।
तो आज हम लोगों ने उसका इफेक्ट जो है वो बहुत डिस्कस नहीं किया। वी हैव ओनली मेंशन कि ये चीजें हो गई एक्ट में, ये पढ़ लो, ये 20 क्वेश्चन की तुम्हारी ये बतिया है, अब जाके एग्जाम में बैठो पास हो जाओगे 37% मार्क्स। इनका एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन देखना होगा। तो वो थकावट के जब आज शर्मा जी ने हमारे सामने एक वो पूरा बना के रख दिया है मेनू। अब मेनू के बाद उस खाने में क्या क्या मसालों का स्वाद आना है, किसमें हमको तीखा लगना, किसमें हमको मीठा लगना, ये इसके लिए एक सेशन अभी बहुत जरूरी है। शर्मा जी इस चीज को नोट कर लीजिए, और इस चीज को मैं सोच रहा हूँ कि सभी लोग इस बात में, क्योंकि वो श्रीवास्तव साहब ने भी एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद वो भी आधा सुना आधा नहीं सुना, वो चलेगा। तो मेरी इच्छा है कि इसके ऊपर एक सेशन, इन चीजों का इफेक्ट क्या होगा हम लोग के टैक्सेशन पे, हम लोग जेब पे, हमारी पॉकेट पे, हिडन कॉस्ट क्या हो। हिडन कॉस्ट के इंडेक्सिंग वाले की अगर हमारी छोटी प्रॉपर्टी है 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ प्रॉपर्टी, तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट अस मच मोर। और यही हमारी 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी कैलकुलेशन आया था, तो वहां पर हमको विल कॉस्ट लेस। और यही हमारी पुरानी रिजीम और नई रिजीम के बीच में हम जब चलते हैं, हमारे यहाँ जैसे अपनी पर्सनल घर की रिटर्न फाइल की, तो 2 रिटर्न वो फाइल हुई हैं जो पुरानी रिजीम में गई हैं, और बाकी 3-4 रिटर्न वो गई हैं जो नई रिजीम में गई। तो जहां हमको टैक्सेशन का फायदा मिला, जहां हमारा टैक्स बच रहा था, वहां उस रिजीम में चले गए। तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग आज समय का वही था कि बड़े दिनों बाद तो हम लोग मिले हैं, तो और समय भी उसी हिसाब से था, और अभी तैयारी खाली मेंशनिंग वाली थी। अब अगली बार एक डिस्कशन का सेशन और रखा जाए। आपने इतनी तैयारी, इतने जो पॉइंट्स दिए, इन्हीं पॉइंट पे आगे भी आपको बोलना है शर्मा जी। तो जो पॉइंट्स बनाए आपने इतनी मेहनत करके भी बनाया, और इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, और पुरोहित साहब ने इतने इंट्रोड्यूस भी किया और बीच में डिस्कशन भी किया। आप सब लोग का आज के सेशन में आने का, और इसको एक बहुत कहना चाहिए कि इंफॉर्मेटिव सेशन बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नायब साहब। वैसे अभी देखा जाए तो जो पुरोहित साहब ने स्टार्टिंग में कहा कि गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो यही है कि कम से कम लिटिगेशन हो, मतलब कहीं ना कहीं वो लिटिगेशन को फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि जितना लिटिगेशन कम होगा उतना बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए वो सेटिंग असाइड वाली बात हुई थी, अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ, एक आया है मैसेज, इट इज वेरी गुड टू सेट असाइड। सेट असाइड में क्या होता है, जानबूझ के जब लास्ट में टाइम बारी हो रहा होगा तो यार 144 कर दो, आज से सेट असाइड करवा लाएंगे, आउट ऑफ उस पे कह रहा हूँ, ये चीजें बहुत होने लगती है, वो थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ेगा। और ये अच्छा है कि जो जानबूझ के 144 कर देते हैं कि ऑनलाइन पे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है इसलिए 144 करो, खत्म करो, वो सेटिस्फाइड करके कहनी दोबारा करके लाओ, वो बहुत अच्छी है। तो वही कि उसका क्या कैसे इंटेंशन होगा, कैसे करेंगे, दैट इज I'm done. आपको कीबोर्ड 2 पिन का अनुमान है? चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वो ढक जाए उसको प्लांट। ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ सभी लोगों ने आज बहुत अच्छी भूमिका रखी है। पुरोहित साहब ने बहुत अच्छा स्टार्टिंग से करा, और फिर शर्मा साहब ने, और फिर में भदौरिया साहब भी बोले, तो मैं अच्छा रहा। पर जो पुरोहित साहब ने कहा कि अभी तो बजट का थोड़ा इनिशियली है, जब पास हो जाएगा तो उसको और तरीके से देखेंगे, तो ना सब ऐसे ही रख लेते हैं, जब पास हो जाएगा उसको फिर और तरीके से एनालिसिस करके रख लेते हैं, ताकि सारे पॉइंटों पर हम लोग क्लियर कर लें। पर इतना तो क्लियर हो चुका है कि गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि भाई प्रोफेशनल पे भी जो है बात रहे, ज़्यादा लिटिगेशन के चक्कर में ना पड़े, हमको सीधा सीधा दे दें आपको। सभी का भला हो। ठीक है, वैसे तो हम सर ये बजट हम लोगों के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है, लिटिगेशन बढ़ेगा घटेगा नहीं, आप देखिएगा। आप देखो, आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि वो कुछ भी बोले कुछ नहीं, बाद में इतने सारे अमेंडमेंट थे, जो भी बिहाइंड द कर्टन चीजें हैं। देखिए 149 में 151 में इन्हें अप्रूवल जो है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से घटा करके ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को दे दिया। यानी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था ओरिजिनली, दैट प्रोटेक्शन हैज बीन विथड्रॉन। तो ये तो सब अपन लोगों के पास काम कम नहीं होने वाला सर, आप चिंता मत करिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। चलिए सर, सबको नमस्कार, धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार रूम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। उठ चल
फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। उठ चल बहुत भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, उसका कोई सार नहीं। इसलिए संबंधों को मजबूत बना, नए संकल्प बना, और लक्ष्य भेद, यही जीवन का सार है। बहुत अच्छा। अरविंद जी हमारे जिम में आ, हाँ? अरविंद जी जिम में आ। हमारे बीच में आर के शर्मा जी भी आए हुए हैं। आर के शर्मा जी मेरे गुरु रहे हैं इनकम टैक्स में। अच्छा, हाँ, स्वागत है सर, स्वागत है सर आपका बहुत। वो शायद वीडियो उन्होंने ऑन ऑफ की हुई है। आर के शर्मा जी कश्मीरी गेट में सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कश्मीरी गेट में। अच्छा, हाँ, ये मेरे ख्याल से शर्मा साहब नमस्कार सर, ये जानते हैं मुझे मेरे ख्याल से, ये हमारे आदरणीय उनके मित्र हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है कार्तिक शर्मा जी। ये दिग्विजय कुमार साहब के साथ मित्र होने। मतलब वीडियो एक बार ऑन कर लेंगे, या तो पता नहीं शायद वो कहीं ऑफिस में होंगे या रास्ते में होंगे। चलो, आई आल्सो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ श्री आर के शर्मा जी। जी आर के शर्मा साहब, आपकी भी आवाज आ रही सर? नहीं, मैं कहा चलेगा, ठीक है, चलिए कोई बात। ठीक है सर, राइट सर। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और जैसे 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आइए 3 बार पर शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा